इसके अंदर कुछ क्वेश्चन करने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और उन टर्म्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एडजस्टमेंट के टर्म्स हो सकती हैं। थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद फिर जो है इसका हमें पता चल जाएगा कि किस चीज़ की एडजस्टमेंट होती है और कैसे कैसे एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर उन सभी एडजस्टमेंट्स को देख के और वो क्वेश्चन किया जाएगा। तो अभी हमने पिछली क्लास में या जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बैड डेट्स के बारे में, डिस्काउंट के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में सीख लिया था। ठीक है, अब हमने जो आज देखनी है वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिसमें से नंबर 1 आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी कि मतलब क्या हुआ इसका? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब हो गया कि मैं सेफ प्लेस पे चलता हूँ, सेफ साइड पे चलता हूँ कि मान लो मेरे को ये पता है कि मैं भविष्य में कुछ पैसा ऐसा अपने अकाउंट में लेके चलता हूँ जिसका मुझे ये पता है कि अगर मेरा ये लॉस हो गया मैं वहां से उसको कवर कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान दिया और वो उधारी पे ले गया। अब मिस्टर ए है, उसको ये पता है कि जो मिस्टर बी है ये पूरा पैसे का सामान तो देगा नहीं वापस, पूरे पैसे नहीं देगा तो ये कुछ ना कुछ नुकसान देगा या कुछ ना कुछ हो सकता है कि मेरे पैसे डूब भी जाए, नुकसान हो जाए मेरा। तो वो क्या करेगा, उसके लिए प्रोविजन तय कर लेगा कि भाई वो पहले से ये सोच लेगा कि मैं इतने रुपए जो है अपने कम कर दूंगा या इतने रुपए का तो मेरा नुकसान होना ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने 500 का सामान मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया तो मिस्टर ए को पता है भाई ये 500 तो पूरे देने से रहा तो कुछ ना कुछ तो ये करेगा, लेकिन अभी मिस्टर बी हो भी सकता है दे दे या हो सकता है ना भी दे, लेकिन भारत देश है तो नहीं देगा, पक्की बात है। तो इसीलिए वो जो है वो प्रोविजन बना लेता है, पहले से ये चीज सोच के रख लेते हैं कि भैया जी मैं उम्मीद करता हूँ, ये कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे को बी से 500 का मैंने अगर सामान दिया इसको बी को तो ये मेरे को जो है 400 ही वापस देगा। तो उसने जो ये 100 रुपए थे इसका उसने क्या बना दिया, प्रोविजन बना दिया फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए। डाउटफुल डेट्स का मतलब कि हो सकता है कि ये हो भी जाए, हो सकता है भी पूरे 500 दे दे और हो सकता है पूरे 500 ना दे या 350 दे दे, 400 ना दे, लेकिन उसने एक अमाउंट ये फिक्स कर लिया, प्रोविजन बना लिया कि भैया जी इतने रुपए का तो मैं अपने आप से कम लेके चलता हूँ। तो उसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अब इसकी जो एंट्री है वो क्या हो जाएगी, इसकी जो एंट्री है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है, P&L अकाउंट में होगी। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट इसकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, इसका क्या आएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, इसको मैं डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं करूंगा डेबिट और इसको कर दूंगा क्रेडिट। यानी कि क्या एंट्री बन गई मेरी इसकी कि मैंने डेबिट में क्या लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेबिट लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में को भाई या तो लॉस हो गया तो मैं लॉस लिख दूंगा यहाँ पे 500 रुपये का और यहाँ लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखूंगा मैं 500 रुपये, जैसे मानो 500 का, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए मैंने यहाँ क्या कर दिया, 100 रुपये इसको कर दिया कि भाई मेरे को लगता है कि भाई जो ये 100 रुपये है वो कम देगा, तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी। तो ये होता है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविजन यानी कि जिससे मैंने सामान उधारी पे ले रखा है, जिससे मैंने सामान उधारी पे ले रखा है तो मैं प्रोविजन बना लेता हूँ कि भैया जी हो सकता है कि क्या पता यार मैंने उसके पैसे देने हैं तो हो सकता है कि वो मेरे को जो है डिस्काउंट दे दे थोड़ा सा। भाई मान लो मैंने उसके 500 रुपये देने थे या मान लो उसके मैंने 1000 रुपये देने हैं, तो अगर मैं उसको वो हो सकता है कि भाई वो मैं उससे सामान डेली सामान ले रहा हूँ, रेगुलर उसका कस्टमर हूँ, तो क्या पता मेरे को 950 रुपये दे दे, वो 950 में सामान दे दे 1000 वाला वो। तो इसके लिए मैंने क्या बना लिया, प्रोविजन बना लिया। प्रोविजन का मतलब क्या हो गया कि भैया जी
डिस्काउंट मिल भी सकता है और डिस्काउंट नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने इसका प्रोविजन बना लिया। तो ये हो गया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट। मान लो कि ये भी है, या ये हो गया कि भाई मेरे को ही पता है मेरा डेटर्स ये है, मैंने इनसे उधार पैसा ले रखा है, या मेरे से इन्होंने उधार पैसा ले रखा है, मेरे को इनसे पैसे लेने हैं, मैंने सामने वाले को 20,000 रुपये दे रखे हैं, वो मेरा डेटर है क्योंकि मैंने उसको पैसे दे रखे हैं, मैं उससे लूँगा तो वो मेरा डेटर है, ठीक है। लेकिन मैं प्रोविजन करता हूँ डिस्काउंट, भाई हो सकता है कि वो मेरे को 20,000 ना दे, लेकिन मैं उसको अगर क्या पता 1,000 का या 2,000 का डिस्काउंट दे दूँ, तो क्या पता मुझको पेमेंट कर दे कि भाई मैंने उसको बोल दिया भाई एक काम कर, तेरा 20,000 का वो है ना सामान तूने लिया है, अगर तू मेरी आज पेमेंट कर देता है या 10 दिन में कर देता है ना, तो तू मुझे 18,000 रुपये दे दियो, 20 मत दियो। तो मैंने वो प्रोविजन बना लिया, 2,000 का डिस्काउंट दे दिया मैंने डेटर पे। अब वो डेटर जो है वो डिस्काउंट ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, या फिर क्या है, तो वो मैंने प्रोविजन बनाया कि मैं कैसे जो है डेटर को डिस्काउंट दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट इसमें आता है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन क्या होता है? मान लिया मेरी कोई कंपनी है, मेरा जो फर्म है मेरी, कोई भी मेरी फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो उसमें मैंने एक मैनेजर रखा हुआ है। तो मैनेजर की तो जो अपनी सैलरी है, लेकिन मैंने उसको भाई ताकि वो अच्छा काम करे, अच्छे से मेरे पीछे से मेरी कंपनी को संभाले, मैनेज करे, सब कुछ करे, तो मैंने उसके लिए कमीशन सेट कर दिया कि भाई अगर तू ऐसे काम करता है तो मैं तेरे को इतना परसेंट, जितना मेरा प्रॉफिट होगा तेरी सैलरी से अलग इतना परसेंट तुझको कमीशन दे दूंगा। तो उस कमीशन को हम क्या बोलते हैं? मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर कमीशन निकलता कैसे है? मैनेजर कमीशन निकलता है हमारा, जो मैनेजर कमीशन निकलेगा, ये हमेशा चीज याद रखनी है, जो मैनेजर कमीशन है ये जो है ये हमारा ठीक है। कैसे करेंगे मैनेजर कमीशन, कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि कमीशन चार्ज करने से पहले जो मेरा मुझे प्रॉफिट हुआ, जो मैंने नेट प्रॉफिट निकाला, वो इनटू में परसेंटेज ऑफ कमीशन, कि मैं उसे कितना परसेंट दूंगा कमीशन, 5%, 10%, 20%, अपॉन में 100। ये मेरा फॉर्मूला होता है मैनेजर कमीशन निकालने का। मतलब कि मैंने अकाउंट बनाए, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ मेरा, और ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने क्रेडिट कर दिया P&L अकाउंट के अंदर। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं अपने सारे खर्चे वगैरह माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालूंगा। तो पहले मैं वो नेट प्रॉफिट निकाल दूंगा। अब उसके बाद मान लो मैंने सपोजली तय करा कि भाई मैं जो है मैनेजर का कमीशन दूंगा 2%, मैंने मैनेजर को कमीशन देना है। अगर मेरी जो सेल है भाई, अगर मेरा जो प्रॉफिट है वो जितना ज़्यादा होगा उसका 2% कमीशन तेरे को दूंगा। तो मान लो मेरा जो नेट प्रॉफिट है, ध्यान सुनना, नेट प्रॉफिट बोल रहा हूँ मैं, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोल रहा। मान लो मेरा नेट प्रॉफिट हो जाता है 10 लाख का, तो अब इसका 2% कितना होगा? इसका जो 2% है वो मैं इसको निकाल दूंगा। तो इसका 2% कितना हो गया? 20,000 रुपये हो गया। तो ये जो 20,000 रुपये है ये मेरा क्या बन गया? मैनेजर का कमीशन बन गया। क्या बन गया? ये मैनेजर का कमीशन बन गया, जो उसकी सैलरी से अलग है। तो मैनेजर का कमीशन इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट लिखते हैं यहाँ पे जितने का जो प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट मेरा, उसमें से मैंने कमीशन चार्ज नहीं करा, मैंने अपना प्रॉफिट लिख दिया। इनटू में कितने परसेंट कमीशन दे रहा हूँ वो, और अपॉन में 100 करके सॉल्व कर देते हैं, तो वो मेरा मैनेजर का कमीशन निकल जाता है। ठीक है। मैनेजर कमीशन पेबल ऑन प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है। मैनेजर कमीशन पेबल ऑन प्रॉफिट। ठीक है। मैनेजर कमीशन तो कब मिलेगा? प्रॉफिट पे तो होगा, लॉस पे तो हो नहीं सकता। अब जब मेरा नुकसान हो गया तो नुकसान पे थोड़ी वो करूँगा मैं उसको, मेरा प्रॉफिट कराएगा तो ही तो मैं उसको कमीशन दूंगा। तो जो मेरा मैनेजर कमीशन है वो पेबल ओनली ऑन प्रॉफिट होगा और किसी पे नहीं होगा। ठीक है।
फिर इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि मान लो मेरे पे कोई ज़मीन है, कोई जायदाद है, कुछ भी है, या कोई मैंने एफडी करा रखी है बैंक में, कुछ भी करा रखी है, उसका मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका मुझको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, तो वो मेरा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। अब गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज का मतलब क्या होगा कि जो हमारे गुड्स हैं, जो हमने, मान लो मेरा काम लंच बॉक्स बनाने का है, ठीक है, मेरा काम लंच बॉक्स बनाने का है। अब भैया जी, अब जब दूसरों को लंच बॉक्स की जरूरत पड़ती है तो परिवार तो मेरा भी होगा, बंदे तो मेरे भी होंगे घर में, तो उनको भी लंच बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं खुद लंच बॉक्स बनाता हूँ और खुद किसी और की दुकान पे जाके बोलूँ भाई लंच बॉक्स दे दे, तो मेरे से बड़ा तो बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तो मैं जब खुद वो सामान मंगा रहा हूँ तो अपने घर के लिए तो सामान मैं वहीं से लाऊंगा जहाँ से मैं बना रहा हूँ। तो उसके लिए जो मैंने गुड्स लिया, जो मैंने सामान लिया फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ का मतलब वो मेरे पर्सनल यूज़ है, फैक्ट्री का या कंपनी का नहीं है। अगर मैं उसमें से पैसा वो सामान ले रहा हूँ तो मुझे उसको उसके बदले में उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो ये होता है हमारा गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, यानी कि जो मैंने पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिए हैं उसका हिसाब भी मुझे कंपनी को देना पड़ता है। और जो गुड्स टेकन होते हैं हमारे, वो जो है वो क्या होते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। और ये हमारे किस में से माइनस होते हैं? बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट में से नेट प्रॉफिट या लॉस को प्लस या माइनस करके जो आता है उसमें से हमारे जो है ये क्या नाम है, ड्राइंग्स माइनस करके और फिर अमाउंट निकलता है। ट्रीटमेंट इन ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी होता है ये गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, और ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट यानी दो जगह होगा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तो डेबिट साइड पे हम करेंगे, डिडक्शन दिखाएंगे फ्रॉम परचेजेस, परचेज में से हम अपने डिडक्शन दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में कि भाई मेरा सामान जो था उसमें से जो परचेज किया है, सामान जो परचेज आई है मेरी, उसमें से कुछ सामान तो मैंने खुद नहीं खरीदा है, तो उसको डिडक्ट दिखाऊंगा गुड्स को अपने। और एक जगह वहाँ शो करूँगा, दूसरी जगह ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में इसको शो करूँगा जैसे मैंने बताया। जो मेरी कैपिटल होगी लायबिलिटीज की साइड, जो मेरी कैपिटल होगी उसमें से मैं उसको माइनस करूँगा, यानी जितना पैसा मैंने कंपनी को दिया हुआ है, जितना पैसा मैंने बिजनेस में लगाया हुआ है, उसमें से माइनस करूँगा मैं जितना पैसा मैंने या जितने का मैंने सामान जो है वो खरीदा। तो ये आ गया गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट आता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टाफ फॉर स्टाफ वेलफेयर। ठीक है। अब मैंने कहा भाई, मैंने सोचा कि भाई जो मेरा स्टाफ है वो भी मेरा अच्छे से काम करे, तो मैं कुछ ना सामान या कोई भी गिफ्ट वगैरह कुछ भी जो है वो मैं अपने स्टाफ को दे दूँ, बांट दूँ उनके वेलफेयर के लिए, या भाई वो खुश रहेंगे तो मेरा काम करेंगे, काम छोड़ के नहीं जाएंगे। तो वो सब चीज़ भी क्या है, वो सारे के सारे जो हैं वो मेरी ड्राइंग्स हैं, वो मैं अपनी ड्राइंग्स को वही कैपिटल में से माइनस करूँगा। ठीक है। और ये भी हमारा टू फोल्ड इफेक्ट होगा, इसका भी ट्रेडिंग अकाउंट में से जैसे उसका हुआ गुड्स का सेम ट्रीटमेंट होगा, बस हमारी एंट्री बदल जाएगी। अगर मैंने सामान लिया स्टाफ वेलफेयर के लिए तो उसकी एंट्री बन जाएगी स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट जो भी है। और अगर मैंने वो गुड लिया है पर्सनल यूज के लिए तो उसकी एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री चेंज हो जाएगी लेकिन ट्रीटमेंट दोनों का सेम होगा। बैलेंस और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर से भी मैं उसको डिडक्ट करूंगा, किसको, जो मैंने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे स्टाफ के लिए। ठीक है। और जो मेरा बैलेंस शीट होगी उसके अंदर भी मैं लायबिलिटीज में से हमारे एक्सपेंस का, यानी मेरा खर्चा है, ये मेरा एक्सपेंस आएगा, खर्चा आएगा, ये मेरा पर्सनल यूज नहीं होगा। ठीक है। तो उसके नाम से एंट्री करके और मैं उसे माइनस करूंगा। एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस। एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस का मतलब ऐसे लॉसेस जिनको हम बदल नहीं सकते, जो होंगे ही होंगे। फॉर एग्जांपल मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान के अंदर अगर मान लो घी के पीपे आ रहे हैं तो वो एक टाइम के बाद अगर खराब होंगे तो खराब होंगे, उसमें बदल नहीं सकता। तो वो हो गए मेरा एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस। यानी कि कोई बाढ़ आ गई, कोई बिजली शॉर्ट सर्किट हो गया, कंपनी में आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई, तो जो मेरा लॉस है वो लॉस ही होगा, वो एक्सीडेंटल लॉस होगा, उसको मैं बदल नहीं सकता।
तो वो तो मेरा क्या होगा, वो तो होना ही है, एबनॉर्मल है वो तो, उसको मैं रोक ही नहीं सकता। ये थोड़ी है कि मैं जाके बिजली गिर रही होगी तो मैं उस बिजली को बोल दूँ मेरी जेब में आ जाए, मेरी फैक्ट्री में मत गिर, वो तो मेरे हाथ में है ही नहीं। तो इसीलिए जो है ये मेरे एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेज यानी ऐसे लॉसेज जो होंगे ही और होंगे ही, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो लॉस हमें करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है हमारी इंश्योर, हाँ इसमें क्या होता है हमारे, इसमें भी दो चीज़ें होती हैं हमारी। जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ के लिए या इसी लॉस के लिए कैसे करें हम, तो इसी लॉस के लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं। इसी लॉस के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। जैसे आज भी अगर हम देखें तो कोई भी फैक्ट्री, कोई भी गाड़ी अगर इंश्योर्ड नहीं है तो वो ट्रैवल ही नहीं कर सकती, स्टैंड ही नहीं कर सकती दिल्ली के अंदर, उसको इंश्योरेंस कराना पड़ता ही है। और वो इंश्योरेंस क्लेम होता है हमारा, और इंश्योरेंस में भी कभी भी 100% लॉस कवर नहीं होता। अगर 1 लाख का लॉस हुआ है तो उसमें 70-80 हज़ार रिफंड हो जाएंगे, 10-20 हज़ार तो फिर भी जाएगा ही जाएगा। तो वो मेरा इंश्योरेंस क्लेम हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको देती है। तो इसकी क्या एंट्री होती है, इसकी एंट्री होती है हमारी, अगर हमारा एक्सीडेंटल लॉस हुआ है तो इसकी एंट्री क्या होगी, एक्सीडेंटल लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट या लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, टू ट्रेडिंग अकाउंट, और उसमें इनपुट जीएसटी सीजीएसटी लगा देंगे। या अगर मेरा, और ये हो गया, और अगर मेरे को हो गया इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम यानी कि मैंने जितना मेरा नुकसान हुआ था, मान लो मेरा 20 लाख का नुकसान हुआ और इंश्योरेंस कंपनी से मेरे को क्लेम वापस आ गया 15 लाख का, तो नुकसान तो मेरे को, मैंने अकाउंट में 20 लाख का दिखा रखा है, लेकिन 15 लाख का तो मेरे को वापस भी आ गया, तो वो मुझे शो भी करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री क्या आ जाएगी, इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी डेबिट और इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर टू एक्सीडेंटल लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सीडेंटल लॉस, यानी भाई मेरा इतना क्लेम जो था वो वापस आ गया। इंश्योरेंस क्लेम और इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट इज शोन एज एन असेट्स इन द बैलेंस शीट, और जो इंश्योरेंस क्लेम होता है या इंश्योरेंस कंपनी है वो तो हमारे लिए क्या है, हमारा असेट ही तो है। भैया अगर मान लो मैं क्लेम ही नहीं कराता तो मेरे लिए तो नुकसान था 20 लाख का, वो तो मेरा हुआ ही है। तो अगर मैंने क्लेम करा रखा था, इंश्योरेंस करा रखा, तो मुझे वो 20 में से 15 लाख रुपए मिल गए, तो वो मेरा असेट है जो मेरे को आगे आने वाले टाइम में इस्तेमाल होगा। तो ये कुछ एंट्रीज हैं, इनके अलावा हमारा इस चैप्टर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, और यह जरूरी थी समझानी, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट है ये सारी बिना समझाए नहीं समझ में आएगी। अब इसके बाद अगली वीडियो में इन सब एडजस्टमेंट्स को लेके और इन सब को लेके फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, उससे सारा का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।